क्लास 10th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग सर्कल का सेकंड पार्ट। और इस वीडियोस के साथ ही आपका सर्कल पूरी तरह से क्लास 10th का टर्म 2 के लिए कंप्लीट हो जाएगा। हम आपको लेकर आते हैं लेटेस्ट वीडियोस ऑफ सर्कल, लेटेस्ट वीडियोस ऑफ सर्कल नहीं बल्कि लेटेस्ट वीडियोस ऑफ टर्म 2। तो प्लीज़ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, क्योंकि टर्म 2 का लेटेस्ट वीडियोस बन रहे हैं इस पे। और ये टर्म 2 के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होंगे आपके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाने में। तो अगर इसके पहले वाला सर्कल का वीडियोस आप नहीं देखे हैं तो इंड स्क्रीन पे हम आई बटन में हम आपको दे रहे हैं लिंक उसका, इसके पिछले वीडियोस का, वो आप जाके पहले देख लें और उसके बाद आप इस वीडियोस को फिर से देखें, क्योंकि सर्कल का ये है सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहला कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कि अगर मतलब रिलेशन बिटवीन पॉइंट एंड सर्कल। रिलेशन बिटवीन, हेडिंग क्या डालिएगा? रिलेशन। कॉपी लेके पढ़िए हमेशा, वीडियोस देखने से समझ में नहीं आ जाएगी। हमने बोला ना कि अगर हम आपको बता दें कि कार चलती कैसे है, एक्सेलेरेटर, ब्रेक और क्लच सारे कुछ बता दें, मुंह से कैसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, लेकिन तब पर भी आपको लगेगा कि नहीं हम कर सकते हैं। लेकिन यदि पहली बार आप गाड़ी में बैठोगे और जब आपको ये काम करना पड़ेगा तो निश्चित रूप से कभी तेज कभी मध्यम कभी एक्सीलेटर पे पैर दब जाएगा और गाड़ी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। यानी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप पेन वेन लेके ही पढ़ाई करें, वो ज़्यादा बेहतरीन होगा आपके लिए। नहीं तो टाइम भी वेस्ट होगा आपका वीडियो देखने से और आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाएगा कि नहीं हम अपना गाड़ी चला लेंगे कि नहीं चला पाएंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है तो आपको कार चलाना पड़ेगा ऑन द रोड, यानी कि आपको पेन चलाना पड़ेगा ऑन द कॉपी एंड दिमाग का यूज करना पड़ेगा कि नहीं सर ने क्या बोला था, कैसे बोला था। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं रिलेशन बिटवीन पॉइंट एंड सर्कल। इसके पिछले वीडियो में हम लोग रिलेशन बिटवीन एक स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल शुरू किए थे, लेकिन इसमें हम लोग शुरू करेंगे कि रिलेशन बिटवीन पॉइंट एंड सर्कल, यानी कि एक पॉइंट और एक सर्कल के बीच में क्या क्या हो सकता है ना। एक पॉइंट और सर्कल के बीच में क्या क्या हो सकता है भैया? पहला ये केस हुआ कि हमारा पॉइंट सर्कल के बाहर मौजूद हो। दूसरा केस हो सकता है कि हमारा पॉइंट सर्कल के अंदर मौजूद हो। और तीसरा केस हो सकता है हमारा कि हमारा पॉइंट सर्कल के ऊपर ही मौजूद हो। यही 3 केस होगा ना, इसके अलावा कोई केस है क्या? सोच के देखो। नहीं मिलेगा भाई, सोच के देखो। एक पॉइंट या तो सर्कल के बाहर होगा, या पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, या पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा। सर्कल के ऊपर का मतलब ये जो होता है ना, यही सर्कल होता है गोलाकार, तो इसके ऊपर होगा। अब देखो, अब इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है कि अगर पॉइंट, पहला केस पे आते हैं कि अगर पॉइंट हमारा सर्कल के बाहर हो तो कितने नंबर ऑफ टेंजेंट खींच सकते हो सर्कल के ऊपर? कितने खींच सकते हो? सोचो, 1, 2, इनफाइनाइट, 4, कितने? सब लोगों के जवाब अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो अलग अलग होगा, लेकिन मात्र 2 ही टेंजेंट आप इस सर्कल के ऊपर खींच सकते हो एक्सटर्नल पॉइंट से। कोई भी अगर बाहर में पॉइंट हो तो उस पार्टिकुलर पॉइंट से, अगर एक पॉइंट हमने दिया कि इस पॉइंट से कितने खींच सकते हो, तो उस पॉइंट से हम लोग मात्र 2 टेंजेंट ही खींच पाएंगे। याद रखिएगा, 2 टेंजेंट्स के अलावा अगर कोई आप खींचते हो तो वो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारा टेंजेंट नहीं रहेगा। और अगर पॉइंट सर्कल के अंदर हो जाए तब, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर हो जाए तब आप टेंजेंट खींच ही नहीं सकते हो। देयर आर नो टेंजेंट्स इफ पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, बिकॉज ऑफ कि अगर कोई भी आप लाइन खींचोगे, इफ यू ड्रॉ एनी लाइन फ्रॉम पॉइंट P विच इज इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 points, that because that's why this is secant, this is not a tangent, because the definition of tangent is what? Definition of tangent is a line which is intersect only one point to the circle, that means कि touch the circle। ठीक है जी। अब हम लोग कहानी पे बढ़ते हैं कि अगर हमारा पॉइंट अंदर था तो एक भी नहीं खींच पाया, बाहर था तो 2 खींच पाए। अगर सर्कल के ऊपर ही हमारा पॉइंट P आ जाए तब क्या करेंगे? तब तो हम मात्र और मात्र एक ही टेंजेंट खींच पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने सबसे पहला थ्योरम पिछले वीडियोस में देखा था, उसमें हमने देखा था कि सर्कल के किसी एक पॉइंट से हम एक ही टेंजेंट खींच पाते हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट है तो एक पॉइंट से तो एक ही टेंजेंट होगा। तो सर्कल के ऊपर अगर पॉइंट रहता है तो एक टेंजेंट, सर्कल के बाहर रहता है तो 2 टेंजेंट, सर्कल के अंदर रहता है तो कोई टेंजेंट नहीं। ये हमारी कहानी थी एक पॉइंट और एक सर्कल के बीच में। अब आपका आता है थ्योरम, और ये थ्योरम अब हम लोग अगर प्रूफ कर लेते हैं तो अब हमारा सर्कल का कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। तो अब थ्योरम निकाल लीजिए आप।
थ्योरम निकाल लीजिए आप 10.2, है ना। इसमें क्या है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। व्हाट इज दिस? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी कि एक सर्कल के ऊपर अगर आप बाहरी पॉइंट से टेंजेंट खींचते हो तो वो दोनों टेंजेंट्स का लेंथ बराबर होगा। ये बात आपको प्रूफ करना है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक सर्कल है, एक बाहर एक पॉइंट है ना, एक बाहर पॉइंट है, और इस पॉइंट से आपने दो टेंजेंट खींचा, एक PA और एक PB, ठीक है। और इस पॉइंट से आप सेंटर को मिला दीजिए और सेंटर का नाम आप रख दीजिए O, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। क्या है कहानी, इसको जरा समझिए। हम लोग क्या करेंगे कि हमको ये बात प्रूफ करना है कि बाहर हमारा पॉइंट P है और हम सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं PA और PB, और हमको ये बात प्रूफ करना है कि P से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं PA और PB तो दोनों की लेंथ बराबर होगी। यानी कि सबसे पहले हम गिवन में क्या लिखेंगे, बहुत ही आसान करना है प्रूफ करना। गिवन में हम लिखेंगे कि सर्कल जिसका सेंटर O और रेडियस R है, ठीक है जी, एंड P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड PA एंड PB is two tangents where A and B is point of contact, है ना, क्योंकि सर्कल को ये दो बिंदु पे बस टच किए हैं। अब देखिए इसमें प्रूफ कैसे करें। अब आता है सबसे पहले कि टू प्रूफ का मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि PA का लंबाई जो होगा वो PB के बराबर होगा। एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं है, कंस्ट्रक्शन मतलब होता है कुछ काम जो हम कर रहे हैं वो हम क्या करेंगे कि A से ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन A to O एंड B to O, A से O को ज्वाइन करेंगे और B से O को ज्वाइन करेंगे, जो कि रेडियस होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं, चलो वो तो कहानी बात की हो गया। एंड ऑल्सो ज्वाइन P to O, यानी P से O को भी ज्वाइन करेंगे। अब प्रूफ में क्या लिखेंगे, एक ही बात में प्रूफ हो जाएगा। कैसे? अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO कॉन्ग्रुएंट है, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये आराम से हम प्रूफ कर सकते हैं कि PA लंबाई PB के बराबर होगा। तो ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल P, है ना, ट्रायंगल P और BO, PAO एंड PBO, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इसमें हम लिखेंगे, इस प्रूफ में हम लिखेंगे आगे की कहानी, वो क्या होगी जरा ध्यान से समझिएगा। हम लिखेंगे कि AO जो हमारी है और BO जो है हमारी वो बराबर होगी, क्योंकि दोनों रेडियस है सर्कल का। एक चीज हमने बराबर कर लिया। फिर हम ये कहेंगे कि हमारा एंगल A जो होगा वो एंगल B के बराबर होगा और दोनों 90 डिग्री होगा। ये कैसे लिखेंगे, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे कि हमारा रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, और क्वेश्चन ने PA और PB को टेंजेंट दिया था, तो इसलिए हम 90 डिग्री कैसे लिख दिए, क्योंकि हमने थ्योरम 10.1 पढ़ लिया था। और लिखेंगे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो 90 डिग्री भी हो गया। फिर हम लिख देंगे अगला पॉइंट कि कॉमन है। क्या कॉमन है भाई, अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप ऊपर देखिए, यहाँ पे देखिए, और कहानी हम क्या लिख रहे हैं कि PO इज इक्वल टू PO। ये कैसे, कॉमन, दोनों में तो सेम ही लंबाई है PO और PO की। तो अगर PO कॉमन हो गया तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि PO है क्या, ये हाइपोटेनस है क्या, बिल्कुल, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है।
और एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के जो सामने होता है वही राइट एंगल होता है, वही हाइपोटेनस होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हाइपोटेनस के बराबर हुआ, एक रेडियस के बराबर हुआ और एक राइट एंगल हुआ, मतलब राइट RHS थ्योरम से बाई RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड थ्योरम, है ना। क्या लिख देंगे, तो ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO, ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO। और जैसे ही ट्रायंगल हमारा हुआ कॉन्ग्रुएंट, जैसे ही ट्रायंगल हुआ हमारा कॉन्ग्रुएंट, तो हम बोल देंगे बाई CPCT corresponding part of congruent triangle PA is equal to PB। हो गया ना प्रूफ। तो हमेशा याद रखना कि अगर एक बाहर पॉइंट दिया गया हो और एक हमारे पास सर्कल हो, तो बाहर वाले पॉइंट्स जो दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे, दो तो होंगे क्योंकि बाहर पॉइंट है, तो वो टेंजेंट के लेंथ भी हमारी बराबर होगी। और याद रखना कि टेंजेंट का लेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है, बाहर वाले पॉइंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक ही केवल। ये नहीं कि लाइन को आगे बढ़ा दइए तो आगे तक का डिस्टेंस लोगे, केवल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यानी कि A और B को देखोगे, P को देखोगे और P और B को देखोगे, यहाँ पे टच हुआ है हमारा। तो ये भी थ्योरम क्लियर हो गया और ये भी याद भी हो गया तुम्हें कि अगर बाहर पॉइंट होगा तो दोनों टेंजेंट का लंबाई बराबर होगी। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन खेल लेते हैं एक्सरसाइज 10.2 के। अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम्पल पहले लेंगे, 3 एग्जाम्पल हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है ना। तो अब एग्जाम्पल 1 में क्या है कि प्रूव दैट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं किसको है पहले ही समझिए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है ऐसा सर्कल्स का कलेक्शन जिनके सेंटर सेम हो, जिनके सेंटर क्या हो, सेम हो, ठीक है। यानी कि आप देखो ये हमारा सेंटर हो गया, तो ये एक सर्कल हुआ, ये भी एक सर्कल हुआ, ये भी एक सर्कल हुआ, ये भी सर्कल हुआ, तो इसको हम बोलेंगे कि ये सारे सर्कल कॉन्सेंट्रिक हैं क्योंकि सारे के ही सेंटर हमारा यही O है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं, जिसके सेंटर सेम हो, रेडियस अलग अलग हो, इसका रेडियस अलग, इसका रेडियस अलग, इसका रेडियस अलग, इसका रेडियस अलग, है ना, सबका रेडियस क्या है, अलग अलग है, R1 R2 R3 R4। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में भी आप जान लिए। तो कह रहे हैं कि प्रूव दैट इन एनी 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी कि 2 ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल लेना है, इतने नहीं। तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल में क्या कह रहा है कि प्रूव दैट इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, कॉर्ड किसको बोलते हैं ये भी जान लें आप। सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ज्वाइन करने वाला कोई भी लाइन हमारा कॉर्ड कहलाता है। कोई भी लाइन अगर सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करता है तो वो कॉर्ड कहलाता है। और उसी कॉर्ड में जो सबसे लंबा वाला कॉर्ड होता है उसे हम लोग डायमीटर भी कहते हैं। लेकिन डायमीटर भी एक कॉर्ड है, कैसा कॉर्ड, तो सबसे लंबा, सेंटर से पास करता हुआ। तो ए भी हमारा बड़े वाला सर्कल जो C1 है उसका क्या है, कॉर्ड है, ठीक है जी। तो कह रहा है कि विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो कि जो छोटा वाला सर्कल C2 आप देख रहे हैं उसको टच कर रहा है, किस पे, तो P पॉइंट पे, ठीक है ना। विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अगर हुआ तो ये पॉइंट AB को बाइसेक्ट कर देगा। यानी हमें ये प्रूफ करना है कि AP की लंबाई PB के बराबर होगी। समझिएगा ध्यान से, दो सर्कल है कॉन्सेंट्रिक जिसके सेंटर सेम है, बाहर वाला कॉर्ड अंदर वाले सर्कल को, AB वाला जो कॉर्ड है यानी कि बाहर वाले सर्कल का कॉर्ड अंदर वाले सर्कल को अगर P पॉइंट पे टच कर रहा है तो P जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इस कॉर्ड को AB को बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा करना। तो इसका मतलब हमें यह प्रूफ करना है कि AP की लंबाई PB के बराबर होगी। कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले तो हम इस पॉइंट से इस सेंटर को मिला देंगे यहाँ से, और इस पॉइंट से इसको भी मिला देंगे, ठीक है जी। अब हम दोनों ट्रायंगल को कर देंगे कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल को कर देंगे कॉन्ग्रुएंट। कैसे कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, देखो ये तो रेडियस है R1, ये अगर C2 सर्कल है तो इसको R2 मान लो, और ये C1 सर्कल बड़ा वाला है तो इसको R1 मानो, O से लेके A तक, क्योंकि बाहर वाले सर्कल के लिए ये रेडियस है और ये भी रेडियस है बाहर वाले सर्कल के लिए, तो ये भी बराबर होगा। तो दो लेंथ तो हम ही बराबर कर दिए और एक राइट एंगल भी देख रहे हो दोनों तरफ। तो इसका मतलब हमने ट्रायंगल OPA को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ट्रायंगल OPB के। कैसे, तो सबसे पहले तो बड़ा वाला देख लो, OA की लंबाई OB के बराबर और वो R1 के बराबर, OA की लंबाई OB के बराबर और वो R1 के बराबर, और फिर OP की लंबाई OP के बराबर और वो R2 के बराबर, और
एंगल P बराबर एंगल P बराबर 90 डिग्री। ई कैसे? तो हम ये बोलेंगे कि OP इज टेंजेंट टू सर्कल C2। C2 जो सर्कल है उसके लिए हमारा जो OP है वो क्या था? परपेंडिकुलर होगा ना, क्योंकि OP इज अ रेडियस टू अ सर्कल। तो OP जो है हम OP इज टेंजेंट टू अ सर्कल C2। सॉरी गलत बोल दिए, OP इज रेडियस, ऐसे लिखो OP इज रेडियस टू सर्कल C2 एंड AB इज टेंजेंट टू P। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस हुआ वो रेडियस तो परपेंडिकुलर होता ही है, तो बाई RHS, क्योंकि ये हाइपोटेनस है 90 डिग्री का और ये एक साइड है, तो हम लिख देंगे कि बाई राइट एंगल हाइपोटेनस साइड ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPB, और इसलिए हमारा P से A का लेंथ P से B के लेंथ के बराबर होगा, P से B के लेंथ के बराबर होगा बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हो गया प्रूफ ये कहानी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, एग्जांपल नंबर 2। इसमें कह रहा है कि टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O। सेंटर इस सर्कल का क्या है आपका? O है, ठीक है जी। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे TP और TQ सर्कल पे जिसका सेंटर O है। प्रूव दैट एंगल PTQ, आप देख रहे हैं PTQ को आप मान लें कुछ देर के लिए थीटा, ठीक है ना। तो आपको ये प्रूफ करना है, मतलब टू प्रूफ क्या है, गिवन में तो आप लिख ही देंगे, गिवन क्या है कि सर्कल से जिसका सेंटर O है ना एंड एक्सटर्नल पॉइंट T एंड TP एंड TQ आर टेंजेंट्स, ठीक है, वो लिख लीजिएगा। अब टू प्रूफ में आपको क्या करना है उसे लिख लीजिए आप। टू प्रूफ में आपको करना है कि एंगल PTQ इज इक्वल टू, प्रूफ करना है टू टाइम्स ऑफ एंगल OPQ तो आप इसी तो थीटा मान लिए हैं, तो आपको थीटा को प्रूफ करना है कि 2 टाइम्स ऑफ OPQ को आप x मान लें, है ना। OPQ को क्या मान लें आप x, तो आपको प्रूफ करना है कि थीटा जो है वो हमारा 2 टाइम्स ऑफ x है, ठीक है जी। अब देखो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहली बात आप हमें ये बताएं कि क्या आप ट्रायंगल TPQ को TPQ है ना, TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं क्या? क्यों? बिकॉज ऑफ, है ना, लिखेंगे बिकॉज TP इज इक्वल टू TQ, है ना, टेंजेंट थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट। क्या हेडिंग लिख लीजिएगा ब्रैकेट में? टेंजेंट्स थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट T। तो ये लंबाई बराबर होगी, इसीलिए हमारा TPQ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आप ये कह सकते हैं कि आप कुछ देर के लिए इसे एंगल 1 मान लें और इसे एंगल 2 मान लें। तो आप ये लिख सकते हैं कि एंगल थीटा प्लस एंगल 1 और प्लस एंगल, अच्छा एक बात बताइए, एंगल 1 और एंगल 2 क्यों लिख रहे हैं? एंगल 1 ही लिखिए ना फिर, क्योंकि हमको एंगल 1 के ही टर्म मिलाना है, तो 2 को भी हम एंगल 1 ही लिख देते हैं। तो एंगल थीटा प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से अगर हम एंगल 1 को पूछें आपसे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से अगर हम आपसे पूछें कि हमारा एंगल 1 क्या होगा, तो हमको थीटा को उधर भेजना होगा। तो 2 ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस ऑफ एंगल थीटा। अब हम 2 को भी अगर उधर भेज दें तो एंगल 1 का वैल्यू हमारा 180 डिग्री माइनस एंगल थीटा डिवाइडेड बाई 2 होगा। इसका मतलब 90 डिग्री और माइनस एंगल थीटा बाई 2 होगा, क्योंकि हम दोनों में डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से अभी तक हमारा एंगल 1 आ चुका है एक, क्या, तो 90 डिग्री और माइनस हाफ ऑफ थीटा। अब देखिए आप ये कह सकते हैं कि एंगल 1 को और एंगल x को अगर जोड़ दिया जाए तो वो 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि OP इज रेडियस टू सर्कल, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, OP इज रेडियस ऑफ सर्कल एंड विच इज, ब्रैकेट में बहुत बढ़िया से लिखिएगा, एंड विच इज
ऐसे लिखिए, एंड विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है ना। क्या होगा, क्योंकि रेडियस है और रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा। हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जो एंगल 1 आएगा इसमें रख देंगे, यहाँ से नीचे वाला से एंगल 1 क्या आएगा, या फिर हमको क्या चीज़ में पिक्चर में नहीं लगा रखना है, एंगल 1 को ही नहीं रखना है, क्योंकि हमको थीटा और एक्स पिक्चर में रखना है, तो एंगल 1 का ही वैल्यू निकालेंगे। तो एंगल 1 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ऑफ एंगल एक्स, 90 डिग्री माइनस ऑफ एंगल एक्स। अब ये जो इक्वेशन पहला नंबर हमारा आया हुआ है, इसमें इसका वैल्यूज को रख देंगे। एंगल 1 के जगह पे हम लिख देंगे एंगल 1 इम्प्लाई एंगल 1 बराबर 90 माइनस हाफ थीटा है, तो 1 के जगह पे 90 माइनस एक्स रखेंगे। तो 90 डिग्री माइनस ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 90 डिग्री और माइनस हाफ ऑफ एंगल थीटा, हाफ ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। अब ये 90 तो कट जाएंगे क्योंकि बराबर बराबर है, इक्वल के उधर, ये माइनस माइनस भी कट जाएंगे। तो इस तरह से एंगल एक्स बराबर हमारा प्रूफ हुआ हाफ ऑफ एंगल थीटा, और 2 को अगर हम इधर भेज दें तो इसका मतलब हमारा प्रूफ हो गया कि थीटा का वैल्यू जो है वो 2 ऑफ एक्स के बराबर है, और यही हमें प्रूफ करना था। तो लास्ट स्टेप में ये बात लिख देंगे, प्रूफ, ठीक है। चलिए, ये बात अगर समझ में आ गई तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, उसको पढ़िएगा जरा। कह रहा है कि पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। पी क्यू जो कॉर्ड है उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। फिर आगे बोला है कि ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी कि एक सर्कल का कॉर्ड पी क्यू है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है और उस सर्कल की जो रेडियस है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है। द लेंथ द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, यानी कि पी पॉइंट पे टेंजेंट और क्यू पॉइंट पे टेंजेंट, जब हम टेंजेंट खींचते हैं दोनों पॉइंट पर तो वो टी पे मीट करता है। सी फिगर, अब फिगर देख ही रहे हैं। फाइंड द लेंथ टी पी, तो ये टी पी का लेंथ को निकालना है, ठीक है, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये टी पी का लेंथ हमें क्वेश्चन मार्क है, ठीक है जी। टी पी का लेंथ हम 2 तरह से निकाल सकते हैं, 2 तरह से। कैसे, बाय द वे अगर आप सोचें कि अगर ये टी पी है तो ये तो सबसे पहले समझ लें कि ये राइट एंगल होगा, क्योंकि एक कॉर्ड हमारे ये पॉइंट पे 90 डिग्री होगा, ठीक है जी। तो ये आपका अगर 8 सेंटीमीटर है टोटल, और ये भी जानते हैं आप कि ये अगर 90 डिग्री होगा और इसको आप मिला दें तो ये भी रेडियस हुआ, तो ये दोनों बराबर होंगे। और इधर से भी देखें तो ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, तो अगर ये दोनों लेंथ बराबर है और यहाँ से ये इसको आप ज्वाइन कर दिए हैं तो ये आपको बाइसेक्ट करेगा ही करेगा, और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये खासियत होती है कि वो बेस को अगर परपेंडिकुलर हो तो वो आधा कर देगा। तो ये 8 है तो ये 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, ठीक है जी, बिल्कुल, ये 4 हो गए दोनों। तो सबसे पहले अगर हम किसी तरह से टी ओ का लेंथ निकाल लिए और पी से ओ का लेंथ हमको मालूम है, तो हम ये एक राइट एंगल होगा, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के टी ओ का लेंथ निकाल ही चुके हैं और ओ पी का लेंथ पता ही है, तो पी टी निकल जाएगा। तो अगर हम ये बोले कि ये वाला इस ट्रायंगल में अगर हम बोले कि ये अगर 8 है तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो इसका मतलब आप इसमें क्या कर लो कि छोटे वाला ट्रायंगल में ध्यान से सुनिएगा, ये ऊपर वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये 4 है और ये 5 है और ये राइट एंगल है, तो ये लेंथ हम आर ओ का निकाल सकते हैं क्योंकि वो बेस की तरह वर्क करेगा। एक राइट एंगल भी ट्रायंगल है ना ये आपका पी आर ओ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर ओ का स्क्वायर जो होगा वो हमारा 5 स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर घट जाएगा, तो इसका मतलब ये 25 में से 16 घट जाएगा, यानी कि 9 आएगा। तो ये तो आर ओ का स्क्वायर आया है, तो आर ओ कितना आ जाएगा, √9 यानी कि 3, यानी कि आर ओ का लेंथ हमारा 3 आ चुका है, ये भी याद रखेंगे हम। तो ये हमारा 3 आ चुका है। कुछ देर के लिए हम क्या करते हैं ना कि पीटी के लेंथ को ज़्यादा बार बार यूज ना करना पड़े, इसलिए हम इन लोग इसको क्या बोल देते हैं, 2 राइट एंगल टू में दिखाई दे रहा होगा। एक तो अंदर वाला को देखो, अगर ये मान लो आर माने हो तो आर से टी तक के लेंथ को मान लो तुम एक्स और टी से पी तक के लेंथ को मान लो वाई। तो 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। कैसे, हम कहेंगे कि इन ट्रायंगल टी पी आर, इन ट्रायंगल टी पी आर एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए y का स्क्वायर जो हाइपोटेनस है वो हमारा x का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ तक 4 है, तो इसका मतलब y स्क्वायर बराबर हमारा x स्क्वायर प्लस 16 होगा। एक तो इक्वेशन यहाँ से बन गई। और एक जो आप देख रहे हो बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी टी ओ, पी टी
ओ, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने TO हाइपोटेनस हुआ, तो TO की लंबाई हम कह सकते हैं कि ये सबसे पहले कि कहाँ पे राइट एंगल है, तो एंगल P बराबर 90 डिग्री। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है याद रखना, तो वो y स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, अब प्लस 2 भी करोगे तो 3 दूना के 6x, और y स्क्वायर को इधर खींच लो तो माइनस वाई स्क्वायर और माइनस का 25 बराबर 0। तो यहाँ से हमने देखा कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस प्लस 6x और माइनस 16 इज इक्वल टू 0। और यहाँ भी अगर हम RHS 0 करने का कोशिश करें तो इसको भी अगर हम उधर भेज दें तो यहाँ से हमारा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 16 बराबर 0। अब इक्वेशन 1 इसको मान लो और इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लो। तुम क्या करो कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 1 में से 2 को घटा लो, है ना। इक्वेशन 1 में से 2 को चाहे इक्वेशन 2 में से 1 को घटा लो, उससे क्या होगा कि एक गायब हो जाएगा, है ना, या दोनों गायब हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, ये है हमारा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक काम करते हैं, कुछ गड़बड़ किए क्या, हाँ ठीक है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 16 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, तो वो है हमारा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर घटाएंगे अगर तो ये x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस होगा, खत्म, ये प्लस होगा, ये भी खत्म, ये माइनस ये प्लस, तो ये तो खत्म ही हो गए, ये भी खत्म हो गए। तो यहाँ पे हमारा माइनस का 6x बचेगा और यहाँ पे देखिए ये प्लस 16 है ना, और ये भी प्लस 16, यानी कि 16 16 32 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इस तरह से 6x को हम RHS में भेज दे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 32। तो x बराबर हमारा हो गया 32 बटे में 6, यानी कि 2 से काट दो आप, तो 2 तिया 6 और 2 16 32। तो इस तरह से हम लोगों ने x का वैल्यू निकाल लिया 16 बटे 3। तो जब हमारा x का वैल्यू निकल गया तो हम यहाँ के हेल्प से y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब अगले स्टेप में हम लोग इसी x का वैल्यू इसी इक्वेशन यहाँ पे जो लिखे हैं y स्क्वायर उसमें रख देंगे। तो y स्क्वायर बराबर चूंकि x स्क्वायर प्लस 16 है, तो x का वैल्यू हम क्या आया हुआ है 16 बटे 3, तो 16 बटे 3 का स्क्वायर प्लस 16, तो ये 16 का स्क्वायर 256 और 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 16, ठीक है जी। तो ये y स्क्वायर है, तो एलसीएम लोगे तो 9 होगा क्योंकि बाई 1, और ये हो जाएगा कितना 256 और प्लस 16 नवा 144, तो जोड़ेंगे और y स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा अब हमारा y स्क्वायर, यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 6 4 10 और 5 4 9 1 10 और 2 1 3 और 1 4, 400 हो जाएगा और बटे में 9, ठीक है जी। तो y का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 400 बटे 9, तो 400 से बाहर हो जाएगा 20 और 9 से बाहर हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम लोगों ने फाइनली TP का लेंथ निकाल लिया, क्योंकि TP ही हमारा y था। तो ये 20 बटे 3 हो जाएगा, ठीक है जी। तो आंसर आपका इसका आ गया। और इस क्वेश्चन को एक और मेथड से बना सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो आप मेथड 2 को भी देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है ना। मेथड 2 करके उसका लिंक देंगे इसी क्वेश्चन का, उसे भी आप देख लें, क्योंकि बच्चे उस तरह से भी सोच सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग NCERT का एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस पर। अब देखिए हम लोग एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंस टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले तो आप एक सर्कल बना लो इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले क्या बना लो आप, सर्कल बना लो। और सर्कल बनाने के बाद कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q, तो Q तो बाहर ही होगा क्योंकि द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल बोला है Q से, तो Q बाहर होगा तभी तो आप लेंथ ऑफ टेंजेंट खींच पाओगे। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट आपका हो गया 24 सेंटीमीटर का, है ना। एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर को आप O मान लो, तो सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है इन्होंने दे रखा है 25, है ना, 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये पॉइंट को इससे अगर हम ज्वाइन करें तो ये 90 डिग्री होगा और ये रेडियस भी होगा। तो आप जानते हैं कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हम इसको P मान ले सकते हैं कुछ देर के लिए, और उसके बाद रेडियस हमारा परपेंडिकुलर की तरह वर्क करेगा। तो हाइपोटेनस हमारा सबसे बड़ा कौन है 25, 90 डिग्री के सामने। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रेडियस का स्क्वायर बराबर हमसे सबसे बड़ा कौन है, तो हाइपोटेनस। तो 25 के स्क्वायर में से
24 का स्क्वायर घट जाएगा। याद रखिएगा कि हाइपोटेनस के स्क्वायर में से घटता ही है। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और 24 का स्क्वायर होता है 576। तो 15 में से 6 गया 9, है ना, 15 में से 6 गया 9, ये हो गया 11 में से 7 गया 4 और ये हो गया 0। तो आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया 7, आर का वैल्यू हो जाएगा 7 क्योंकि 49 है ना वैल्यू। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द ट्रू। अब आते हैं बी नंबर क्वेश्चन पर, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। चलिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन फिगर 10.11 इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, देख रहे हैं ना, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर O। तो सर्कल सेंटर O देख ही रहे हैं आप। सो दैट POQ यानी इस एंगल का वैल्यू 110 डिग्री दिया है और पूछ रहा है कि आप PTQ बताओ कि PTQ एंगल क्या होगा। तो भैया बहुत आसान सा जवाब है। हम कहेंगे कि पहले ये देखो कि POQT इज क्वाड्रिलेटरल। क्यों? चतुर्भुज है ना, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग है ना, क्वाड्रिलेटरल के चारों कोनों का योग, चारों एंगल का योग 360 डिग्री होता है। तो इसलिए ये तो 90 होगा, ये भी 90 होगा। काहे 90 होगा बताओ? क्योंकि ये रेडियस है और ये हमारा टेंजेंट है। तो रेडियस टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री होता है। ये बात हम लोग थ्योरम 10.1 में प्रूव कर चुके हैं। तो ये भी 90। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री और प्लस जो एंगल आपसे पूछ रहा है T बराबर हो जाएगा 360। तो यहाँ पे तो 90 90 180 हुआ और 180 को उधर भेज दो। तो 110 डिग्री प्लस एंगल T बराबर 180 हो गया, क्योंकि 360 में से 180 घटता है तो 180 बचता है। फिर 110 को भी भेज दो, तो एंगल T बराबर 180 डिग्री और माइनस 110 डिग्री। तो सबसे पहले अगर हम 100 घटा लें तो 80 में से 10 घटाना होगा 70 डिग्री। तो एंगल D बराबर हमारा 70 डिग्री होगा। ठीक है जी, बिल्कुल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखिए, कह रहा है कि इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री देन POA इज। तो इसका फिगर भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमने एक सर्कल बना लिया। अब इन्होंने बोला है कि P जो है वो P से A टेंजेंट हुआ PA और P से B टेंजेंट हुआ PB। इन्होंने ये बोल रखा है कि PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल, टेंजेंट है ना, इफ टेंजेंट्स P एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O, सेंटर O है जो इंक्लाइन कितने पे है, इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, यानी कि ये एंगल आपका 80 डिग्री दिया हुआ है। देन POA, तो P यहाँ है, O यहाँ है और A यहाँ है, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है। POA, इस एंगल की बात हो रही है, POA। तो सबसे पहले ये बात बताओ कि अगर इसको मिलाते हो तो ये तो मानते हो ना कि ये राइट एंगल हो जाता है, ये राइट एंगल होता है, ये रेडियस के बराबर, और ये हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने और ये भी 90 डिग्री के हाइपोटेनस बराबर। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट होता है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट होता है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो ये 80 है तो ये 40 होगा, ये भी 40 होगा, और ये भी जानते हो कि ये 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, तो ये बचा कितना, 50 डिग्री ना, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 90 ये और 5 4 9, 90 ये 180 हो गया। तो आपसे जो पूछा था कि POA का वैल्यू बताओ, वो आपका 50 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो डायमीटर तो आप जानते ही हैं कि अगर हमारे पास एक सर्कल है तो सर्कल का डायमीटर क्या होता है कि सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड पे जाने वाला स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास करता हो उसे डायमीटर कहते हैं। तो इन्होंने बोला कि डायमीटर के एंड पे अगर आप टेंजेंट खींचते हो तो वो टेंजेंट्स आपस में होंगे पैरेलल, ये बात प्रूव करो, है ना। तो इसमें हम गिवन क्या लिखेंगे, अगर गिवन लिखना हो तो गिवन में लिखे हुए कि सर्कल ऐसे C जिसका सेंटर हो रेडियस R है, रेडियस R है, एंड इसको लिख लो AB और इसको लिख लो CD और लिखो क्या, एंड ABCD एंड AB एंड CD आर two tangents at the end of, है ना, end of line segment
लाइन सेगमेंट पी क्यू, ये मान लो P और ये मान लो Q, विच इज डायमीटर, डायमीटर। समझ रहे हो आप हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि इन्होंने क्या दिखाया है कि एक सर्कल दिया है जिसपे दो टेंजेंट AB है और CD है, जो कहाँ स्थित है, तो एंड पॉइंट ऑफ PQ, जो और PQ क्या है, डायमीटर है। ठीक है जी, वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है हमें, तो टू प्रूफ है हमारा कि AB इज पैरेलल टू CD। अगर AB और CD अगर ये एंड पॉइंट पर है इस डायमीटर के, तो वो पैरेलल होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है जी, चलो प्रूफ कर देते हैं एक लाइन में। क्या हम कहेंगे, हम ये कहेंगे कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, कहेंगे ना, बिल्कुल कहेंगे ना। तो इसका मतलब आप इसको मान लो एंगल 1, ठीक है जी, और इसको आप मान लो एंगल 1 या 2। तो आप ये कह सकते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, कैसे, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स। तो हमारा रेडियस था OP जो AB पे परपेंडिकुलर होगा, इसलिए एंगल 1 बराबर 90 डिग्री। उसी तरह से सिमिलरली हम ये लिख देंगे कि OQ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू CD। यहाँ पे हम कारण यही लिखेंगे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो इसलिए एंगल 2 बराबर 90 डिग्री। अब हम लिख देंगे नीचे लास्ट में यहाँ पे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड विच इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसलिए AB जो है वो पैरेलल हो जाएगा CD के थ्रू, क्योंकि अगर दो लाइन को, अगर एक इंटरसेक्टिंग लाइन PQ है और ये एंगल 2 बराबर हुआ, एंगल 1 2, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है तो लाइंस पैरेलल हो जाते हैं। तो इस तरह से AB और CD हमारा